फ्रेंड्स, आई एम नेहा। आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। आपको जैसे पता ही है कि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जीके और इंग्लिश की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब आइए अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसमें मैं आपको एक बहुत आसान याद करने का, आपको कुछ इसमें वो नहीं पड़ेगा कि हाँ बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप इसको एक एक करके समझते जाइएगा और इसको याद, मैं आपको इतनी बार इस चीज़ को रिपीट कर दूंगी ना कि आपको इस वीडियो के एंड तक लगेगा ना कि हाँ आपको सब जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके कार्य के बारे में आपको डिस्कस हो गया। हाँ, एक बात आप ये याद रखिएगा कि इसमें आपको गवर्नर जनरल के नाम पर इतना ना ध्यान देकर उनके कार्यों पर ध्यान देना है। कार्यों से आपको उनके नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप इसमें टेंशन मत लेना। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि आपने देखा, अब मैं इसको आपको ना एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हाँ हम इसमें किस तरीके से स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपने जाना कि जो 1757 से 1772 ईस्वी के जो ब्रिटिश सरकार जो सर्वोच्च पद होता था ना, वो बंगाल का गवर्नर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद ऐसे ही बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से उसका सर्वोच्च पद जाना लगा। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल से, और उसके बाद वॉइसरॉय से। तो हम इसको, आप है ना, इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। जैसा कि आपको यूँ पूछ लेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ गवर्नर जनरल या गवर्नर। तो इस पर बहुत से बच्चे नोटिस नहीं करते, पर आपको ये चीज़ नोटिस करके चलना है कि इसमें ना आपको ये पूछेगा बंगाल का गवर्नर, और बच्चे सोचते कि गवर्नर जनरल एक ही बात है, इसलिए बच्चे कई बार गलत टिक लगा के चले आते पेपर से। तो प्लीज़ आप इसमें नोटिस ज़रूर करना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला है बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। और इसका सिर्फ एक ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इसने द्वैत शासन को लागू किया था। द्वैत शासन में लागू करने से मतलब ये था कि आधी जो शक्तियाँ थी वो बंगाल के नवाब के पास थी, और जो आधी शक्तियाँ होती थी वो ईस्ट इंडिया के पास होती थी। और इसका एक ही कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल में जो रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर, उसके शासनकाल में ओनली द्वैत शासन की प्रणाली चालू थी, और कोई सी प्रणाली इसके टाइम पे नहीं, और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। ओके, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ पे मैं मिस्टेक से यहाँ पे जनरल लिखना भूल गई हूँ, तो आप इसे वो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल है, और बंगाल का गवर्नर जनरल जो प्रथम था वो था वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग को आप ये याद रखना कि जो वॉरेन हेस्टिंग था उसे हम बंगाल का अंतिम गवर्नर कहते हैं और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं। ये बात आप इसे नोटिस जरूर करना है। आपसे अगर अंतिम बंगाल का गवर्नर, ओनली गवर्नर पूछेगा तो आप वहाँ पे आपको बोलेंगे अंतिम गवर्नर के रूप में वॉरेन हेस्टिंग है। और अगर प्रथम गवर्नर जनरल, इसने जनरल साथ में लगा दिया, तो तब हो जाएगा आपका प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? आपका वॉरेन हेस्टिंग। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और इसे मैं इतनी बार आपको इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में जब आप इस वीडियो को देखें तो ये बातें मेरी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए और आपको बार बार इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब आइए हम इसके शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे इसको याद करते हैं, क्योंकि इसके कार्यों से रिलेटेड ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कार्य किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके समय काल में ना रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान है ना ये जो बंगाल का गवर्नर की जो पदवी थी ना वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जानी जाने लगी थी। इसीलिए ये 1773 के बाद ही से बंगाल का गवर्नर ना होकर बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगा था। अब इसका दूसरा कार्य ये था कि जो समाचार पत्र था, पहला समाचार पत्र इसी के शासनकाल में प्रकाशित हुआ था, और जो पहला समाचार पत्र था वो कौन सा था? वो था द बंगाल गजट, जिसे किसने लिखा था? जेम्स हिक्की अगस्ट ने लिखा था। यहाँ पे मैंने आपको डिनोट कर रखा है, लिख रखा है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसे ध्यान से देख लेना। जेम्स अगस्ट हिक्की, इसी ने ही पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट इसी के समय काल में लिखा था। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं
इसके मैंने 4-5 जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य हैं, वैसे तो इसके शासनकाल में बहुत सारा काम हुए हैं, बट जो पेपर में ज़्यादा बार बार रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, मैंने उन्हीं को एक बार इसको एनालाइज करके अच्छे से और तभी से अच्छे से मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसके बाद इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य एक ये भी था कि इसके शासनकाल में जो किसके शासनकाल की बात हो रही है, वॉरेन हेस्टिंग हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसी के शासनकाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जिसके और इसके शासनकाल में एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये ना जो कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और इस कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की जो पहली न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्फे। ओके, तो आप इसके नेम पे ये पेपर में ज़रूर पूछते हैं, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोटिस करके चलिएगा। ओके, अब हम इसके आगे देखते हैं। एक और इसका महत्वपूर्ण कार्य है, गीता के अंग्रेजी अनुवाद का विलियम्स विलिंगसन को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। और गीता का अनुवाद, इससे नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गीता का अनुवाद था अंग्रेजी में किसने किया था, तो वो किसने किया था, विलियम विलिंगसन ने। तो इसके नाम को आप एकदम माइंड में अपने फिट कर लीजिएगा कि गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, विलियम्स विलिंगसन ने। और अब हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। और इसके शासनकाल में इसकी किसके दौरान ये गवर्नर जनरल की उपाधि आई थी, मतलब ये जो सर्वोच्च पद था वो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आई थी 1773 में। उसके बाद इसने बंगाल गजेट का इसके समय काल में बंगाल गजेट जो प्रकाश समाचार पत्र था उसका प्रकाशन हुआ था। इसी के समय काल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इसके काल में हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग के काल में। और गीता का अंग्रेजी अनुवादकार को जो विलियम विलिंगसन था इसके ही समय काल में उसको आश्रय प्रदान किया गया था। और इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता कि हाँ, इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हाँ, कि अंग्रेजी अनुवादकार किसने किया था, गीता का अंग्रेजी अनुवादकार किसने किया था, तो वो कौन था, विलियम विलिंगसन ने। अब आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो इसके बाद दूसरे बंगाल पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंगाल के गवर्नर जनरल है मैंने उन्हीं को लिया है ओनली, तो आप इसको जरूर याद करना। अब इसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसने शासन किया था अपना 1786 से 1793 तक। इसका समय काल भी बहुत लंबा है, और इसके काल में ही मुख्य 3 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य हुए हैं, तो उसे हम ज़रूर नोटिस करेंगे। पहला कार्य है उसका कि इसने सिविल पुलिस व्यवस्था की स्थापना की थी, मतलब पुलिस थाने की स्थापना की थी, और नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी इसके शासनकाल में हुई थी। और ऐसे ही इसने स्थायी बंदोबस्त मतलब योजना शुरू करी थी। ऐसी इसके टाइम में ही श्रीपट्टनम की संधि भी लागू हुई थी। इसी कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जनक या नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। अब आपने एक बार इसको दोबारा से हम रिकैप करते हैं कि इसके शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए थे, पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त और श्रीपट्टनम की संधि हुई थी, जिसमें श्रीपट्टनम की संधि में टीपू सुल्तान के साथ ये संधि की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। अब आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि इसके अगला कौन था, वो था सर जॉन शोर, जिसके शासनकाल में ओनली एक ही काम बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसी को डिस्कस किया है। वो था कि इसके समय काल में खारदा का युद्ध हुआ था। अब आपको इसको कैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका भी बता दूं कि शोर कौन करता है। शोर मतलब शोर कैसे होता है, जब हमारे कागज़ की खर खर आवाज़ सी आती है तो उससे हम याद कर सकते हैं कि हाँ, खारदा का युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में। अब आइए हम इसके अगले शासक की ओर बढ़ते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके शासनकाल इसके कार्यों को बहुत अच्छे से आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना। लॉर्ड वेलेंसली फोर्थ था, कौन था ये, बंगाल का गवर्नर जनरल था। जैसे हमने पहले पढ़ा, पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा कौन था, ये सर जॉन शोर, चौथा कौन है, लॉर्ड वेलेंसली। तो हमने इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया। अब हम इसके काम पे आते हैं कि लॉर्ड वेलेंसली के शासनकाल में कौन कौन से काम हुए थे। इसके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम थे, तो मैंने उसको शॉर्टली लिख दिया है। एक, इसके शासनकाल में सहायक संधि हुई थी, और सहायक संधि क्या थी कि
जिसके अंदर दूसरे राज्यों से संधि करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद के शासक ने इस संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया। और इसी के शासनकाल में बशीन की संधि हुई थी, ये संधि पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तीसरा कार्य इसका था कि चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा एंग्लो मैसूर वही जो हैदर अली तथा उसके मतलब जो अंग्रेज और हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान के बीच में ये युद्ध हुआ था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। और फोर्थ कार्य इसने प्रेस पर प्रतिबंधिता लगा दी थी, इसी कारण से इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता था। इसके शासनकाल के 4 ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसको हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सहायक संधि हुई थी इसके शासनकाल में। दूसरा कार्य हुआ था इसकी बशीन की संधि हुई थी जो पेशवा बाजीराव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तीसरा कार्य था इसका एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था। और इसके जो पहला प्रथम जो मतलब इसके 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, मतलब 4 इसके युद्ध के रूप में इसको डिवाइड किया गया है। तीसरे में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चौथे में कौन थे? लॉर्ड वेलेंसली। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जैसे हमने पहले पढ़ा तो इसके शासनकाल में हुआ था तीसरा मैसूर युद्ध, पर चौथा मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको मैंने आपको बताया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध ये लॉर्ड वेलेंसली के काल में हुआ था। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो था लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, जो कौन था? पहला बंगाल का गवर्नर जनरल, ना कि गवर्नर। क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और इसके शासनकाल में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। ऐसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में क्या होता? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड वेलेंसली के काल में क्या होता है? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। अब आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं। क्या था इसके आगे? एक है सर जॉर्ज वारलो। इसके शासनकाल का एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, वो है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। अब हमने इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं, वारलो, सर जॉर्ज वारलो, वारलो से वेल्लोर, वारलो से वेल्लोर, वारलो से वेल्लोर, ऐसा करके हम इसको याद कर सकते हैं। अब और सिक्स्थ था इसका बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंटो के काल में अमृतसर की संधि हुई थी, जो हुई थी रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ये इसका वैसे ही बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है बट फिर भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पे दिखा दिया और लिख भी दिया यहाँ पर कि आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। इसके 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो शासक हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक हुआ करते थे, तो मैंने उनको रिवाइज करा दिया आपको। ये जनरल है तो इसे आप एक बार नोटिस जरूर करना, मैं आपको इसलिए बाबा इसको बता दे रही हूँ। पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और दूसरा गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा था इसका गवर्नर जनरल था सर जॉन शोर। और इसके शासनकाल में खारदा का युद्ध शोर से मैंने याद करवा दिया आपको। ऐसे ही लॉर्ड वेलेंसली था इसके शासनकाल के बाद। ओके, अब इसको आपने अच्छे से याद कर लिया। इसके बाद मिंटो प्रथम, ये सब ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको आपको करवा दिया। अब इसके बाद आया था एक लॉर्ड हेस्टिंग। मिंटो प्रथम के बाद आया था लॉर्ड हेस्टिंग। इसके शासन जो प्रेस पर लगे प्रतिबंध को इसने समाप्त किया जाता। और प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? एक बार आप रिवाइज करें इसको। प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लॉर्ड वेलेंसली ने लगाया था। और इसको समाप्त किसने कर दिया? इसको समाप्त किसने कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने कर दिया, लॉर्ड हेस्टिंग ने कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो आप इसको याद हो गया, प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड वेलेंसली ने। और हटा किसने दिया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो आपको इससे ये याद हो गया। और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी इसने स्टार्ट करी थी, तो इसलिए इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ, प्रेस पर प्रतिबंध किसने समाप्त किया था ये इम्पोर्टेंट है, वो है लॉर्ड हेस्टिंग। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अब इसके बाद है ना एक एक्ट आया था 1833 में, चार्टर एक्ट। और इसी चार्टर एक्ट के थ्रू जैसे उसका टाइम पे क्या हुआ था, कौन सा एक्ट आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या हुआ था? जो पदवी थी, जो ब्रिटिश की जो सर्वोच्च पद हुआ करते थे, वो सर्वोच्च पद किस में चेंज हो गया था? बंगाल का गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल में, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल में ये पद चेंज हो गया था। किसके थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था ऐसा। तो अब ऐसे ही जो भारत का गवर्नर जनरल के रूप में ये कैसे चेंज हुआ, किस एक्ट के थ्रू चेंज हुआ? ये हुआ चार्टर एक्ट के थ्रू चेंज हुआ ये एक्ट, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल, ब्रिटिश का जो पद था वो किसके थ्रू चेंज हुआ? चार्टर एक्ट के थ्रू चेंज हुआ। और इसका प्रथम
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। कौन हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसमें ये पूछ लिया जाता है कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, ये याद रखना, बंगाल का अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसे ही प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब इसमें इसके कार्यों के बारे में जान लेते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में क्या क्या कार्य महत्वपूर्ण है, और इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इसमें ये याद रखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, इसके शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हुए थे, इसलिए इसकी जो शासनकाल को हमें ना शांति का समयकाल भी कहते हैं। शांति का शासनकाल भी हम इसे, इसके शासनकाल को कहा जाता है। इसके समयकाल को हम शांति का समयकाल भी कहते हैं। अब आपको इसके नाम से जैसे पता चल रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक मतलब बंद करना, प्रतिबंध लगाना किसी भी चीज़ पे। तो इसने बहुत से कार्यों पे प्रतिबंध लगाए थे, जैसे कि इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, इसने ठगी प्रथा को बंद किया। ऐसे इसने ना एक अच्छा कार्य, मतलब इसने बहुत से अच्छे कार्य किए थे, बट उसमें है एक, इसने ना कि अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम था, मैकाले के थ्रू इसने इसको बढ़ावा दिया था एक तरीके से। और इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। कि जितने भी प्रतिबंध है ना, वो अधिकतर इसके शासनकाल में, अगर आपको ये याद भी नहीं रहता ना, तो अगर प्रतिबंध के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, मतलब बेंटिक से बंद मतलब प्रतिबंध। तो इसने बहुत से चीज़ों पे प्रतिबंध लगाए थे। तो आपको ये इसके शासनकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे, मैंने आपको उसको बता दिया, और आपको इसके कार्यों से ही इसका नाम भी याद हो गया होगा, या इसके नाम से आपको इसके कार्य भी याद हो गए होंगे। तो ये बहुत ईजी है। अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। भारत का ये क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इसके आगे आते हैं हम। दूसरा था चार्ल्स मैटकॉफ। इसके शासनकाल में ओनली एक ही काम हुआ है, इसने जितने भी प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, नियंत्रण लगाए गए थे, उन सभी को हटा दिया था। इस कारण से इसे क्या कहा जाता था? प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था। इस कारण से इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद, अब इसके बाद है ना, बहुत छोटे छोटे आए हैं, और एक सबके कारण हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है वही जो मैंने लिखे हैं मैंने अपनी कॉपी में। तो आप इसे ही अच्छे से याद करना। और अब इनके काल में बहुत इन्होंने कम समय में शासनकाल, मतलब काम वो किया ना, रहे भी थे, और ये जल्दी हट भी गए थे, इसलिए इन्होंने बहुत कम, मतलब महत्वपूर्ण कार्य इनके शासनकाल के। जैसे कि लॉर्ड ऑकलैंड, ये इसके कार्य में एक प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और अफगानों के बीच में इसके टाइम में एक युद्ध हुआ था, वो इम्पोर्टेंट था। और इसी के समय काल में ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टरी की शिक्षा के लिए ना विदेश जाने की अनुमति किसके शासनकाल में दी गई थी? किसके समय काल के दौरान ये काम हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के। और ये क्वेश्चन आता है कि हाँ, कि डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी किसके समय काल में? वो करी थी लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में। अब इसके आगे आता है एक लॉर्ड एलिनब्रो। तो लॉर्ड एलिनब्रो के काम में रविवार की जो छुट्टी की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी लॉर्ड एलिनब्रो के समय काल में। और दास प्रथा का अंत, बस एक जो प्रतिबंध है ना, दास प्रथा का अंत, यही एक लॉर्ड एलिनब्रो के काल में हुआ है। मतलब और एक जो ये नरबली प्रथा का प्रतिबंध, ये लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में हुआ है। ऐसे ही इसको आप, ये बहुत छोटे छोटे से हैं। जैसे ये लॉर्ड एलिनब्रो के काल में क्या हुआ था? रविवार की छुट्टी बनाने की शुरुआत कर दी गई थी, और दास प्रथा का अंत किया गया था। ऐसे ही लॉर्ड हॉर्डिंग आए। लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पे क्या हुआ था? नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और एक मैंने युद्ध आपको ऊपर भी कराया था कि अंग्रेजों और अफगान के बीच में युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय काल में। और जो था ये अंग्ल सिख युद्ध किसके समय काल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में। अब आइए हम इसके आगे, हाँ अब इसके आगे वाले जो आने वाला शासक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसके समय काल में बहुत काम हुए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। इसके समय काल के एक एक कार्य को आप अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा।
जैसे हम देखते हैं कि इसके समय काल में मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना उनको वन लाइनर उसमें लिख दिया है, जिससे आपको एक माइंड में एक इल्यूजन टाइप में बन जाए, जिससे आपको एक माइंड में इमेज बन जाए, ओवरव्यू हो जाए कि हाँ इसके समय काल में ये काम हुए थे। जैसे कि पहला इसने जैसे रेलवे का विकास इसी के टाइम पे हुआ था। पहली पहली जो रेल थी ना वो इसी के टाइम पे चली थी, जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बई के थाने से चली थी 1863 में। किस सन में? 1863 में रेलवे का विकास मतलब रेलवे का विकास नहीं हुआ था, जो रेल थी वो इसी के टाइम पे इस टाइम पे चली थी 1863 में। अब आइए हम दूसरा कार्य इसका देखते हैं, वो था संचार प्रणाली। संचार प्रणाली में इसने तीसरा कार्य इसका था कि डाकघर अधिनियम इसी के समय काल में पारित हुआ था, जो 1954 में, जिसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। और इसके बाद इसने सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू करवाई थी। इसके द्वारा ही पहली बार सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की गई थी। और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है हड़प नीति। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। और व्यवगत का सिद्धांत भी पेपर में इन तीनों नामों को दिया जाता है, चाहे वो हिंदी हो या चाहे वो इंग्लिश हो। सो इसलिए आपको इसको नोटिस करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको हिंदी में भी कभी लिख के दे देंगे पेपर में, जब आप हिंदी उसमें करते हैं हिंदी वर्जन में, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह देते हैं, वरना हड़प नीति या व्यवगत का सिद्धांत किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। इस नीति के तहत हुआ क्या था? इस नीति के तहत ये हुआ था ना, जिसका कोई शासक नहीं होता था, मतलब जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। अगर कोई राजा राज कर रहा है और उसके कोई बेटा या कुछ नहीं है, तो उसका है ना जितना भी वो था ना, मतलब शासन था, वो ब्रिटिश सरकार के हाथों चला जाता था। मतलब ब्रिटिश सरकार उसके ऊपर रूल रेगुलेशन करने लग जाती थी, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था और उसका राजा उस राज्य का राजा मर जाता था, तो ऐसा होता था। तो ऐसे ही इसने जो पहला जो था ना राज्य है, वो था सतारा। जो सतारा था वो कहाँ का है? महाराष्ट्र में स्थित है। वो महाराष्ट्र में ये सतारा जगह है। ये पहली बार व्यवगत के सिद्धांत के थ्रू ब्रिटिश सरकार में इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है। अब और इमाम कमीशन की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई थी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ इसके टाइम पे कौन कौन से कार्य हुए थे। इसके टाइम पे आपको ये 6 कार्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे का विकास, संचार प्रणाली और डाकघर अधिनियम और सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगी परीक्षा। हड़प नीति तो आपको ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। डलहौजी के टाइम पे हुई थी हड़प नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। और इनाम कमीशन की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई थी। इस इनाम कमीशन के टाइम इस जो इनाम कमीशन का जो उद्देश्य था ना, वो ये होता था कि जो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना होता था। इसका जो उद्देश्य होता था मेन। अब आइए अब इसके बाद देखिए, आपने ये पढ़ लिया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसमें कौन कौन से थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे इजी था, इसकी तो काम आपको एकदम अच्छे से याद होंगे। चार्ल्स मैटकॉफ को हम क्या बोलते थे? प्रेस का मुक्तिदाता। क्यों? क्योंकि इसने प्रेस पर नियंत्रण को हटा दिया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके आ से हम अफगान के युद्ध से याद कर सकते हैं। अंग्रेज तो सब में होते हैं, पर ये आ से ऑकलैंड और आ से अफगान का युद्ध। ओके। ऐसे ही एलिनबरो को आप देख लेना कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत इसके टाइम पे हुई थी और दास प्रथा का भी अंत इसी के समय काल पे हुआ था। ऐसे ही लॉर्ड हॉर्डिंग, इसके टाइम पे नरबली प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रथम अंगल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी, इसके 6 काम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। उसके टाइम पे क्या हुआ था? रेलवे का विकास हुआ था, संचार प्रणाली अच्छी हो गई थी, डाकघर अधिनियम पारित किया गया था, सिविल सेवा के अधीन प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट हो गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत इसके टाइम पे आया था, जिसमें क्या होता था, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसे ब्रिटिश सरकार अपने अधीन कर लेती थी। और ऐसे ही इसके इनाम कमीशन की स्थापना भी इसी के टाइम पे हुई थी। तो आप इसे अच्छे से माइंड में बिठा लेना। अब आते हैं कि वॉइसरॉय की पदवी अब स्टार्ट हो गई थी। किसके टाइम से?
पहला इसमें वॉइस रॉय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग को हम वॉइस रॉय तो कहेंगे, साथ साथ हम इसे क्या बोलेंगे? अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। ये बात याद रखना, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। अब हम जो वॉइस रॉय टॉपिक है उसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में हमने किस किस के कंप्लीट किया है? जो ब्रिटिश सरकार का जो सर्वोच्च पद होता था उनमें हमने बंगाल का गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में हमने इसमें अच्छे से डिस्कस किया है। और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उसी को ओनली लिया है और उनके कार्यों को ही हमने लिखा भी है। तो इसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप ये वीडियो मेरी 3-4 बार देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही ये आपको याद हो जाएगा। आपको इसमें अपना जो दिमाग है वो ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो ज़री सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इसके आने वाले पार्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगी। जब आपका ये वायसराय वाला टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी जिससे आपको पता चल सकेगा कि हाँ आपको कितना याद हो गया है, और आप उस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना। थैंक यू सो मच।